नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर फैमिली लॉ, जिसमें कि मुस्लिम लॉ आता है, के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि के स्रोत। प्राइमरी सोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम जो सेकेंडरी सोर्स हैं रिमेनिंग 3, उनके बारे में बात करेंगे। कस्टम के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। जो रिमेनिंग सोर्सेस हैं हमारे, उनमें से सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जुडिशियल डिसीजन के बारे में, न्यायिक विनिश्चय के बारे में। Judicial decision include the decision of the Privy Council, the Supreme Court as well as of the High Court of the India। तीनों ही तरीके के कोर्ट के जो विनिश्चय हैं वह इसमें इंक्लूड होते हैं। जो विधि शास्त्री होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, जिनको जो जजेस होते हैं, वो वादों का विनिश्चय करने में विधि को प्रख्यापित मीन्स इनाउंसिएट करते हैं। और ये जो इनका जो प्रख्यापन है वह ही भविष्य में चलकर दृष्टांत के रूप में समझे जाते हैं। मीन्स उन्हें हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और जो प्रेसिडेंट होते हैं इज़ नॉट मेयरली एन एविडेंस ऑफ लॉ बट ए सोर्स ऑफ इट, एंड द कोर्ट ऑफ लॉ आर बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको मानने के लिए कोर्ट जो होती है वो बाउंड होती है। The decision become an authority for subsequent cases arising in subordinate cases। ठीक है, ये ज़रूरी होता है कि जब हम किसी पश्चातवर्ती मामले में, किसी सब्सिक्वेंट केस में, हम उस प्रेसिडेंट को तभी लागू कर सकते हैं जब बाद में आने वाले जो केस है, जो मामला है, उसमें भी समान तरीके के ही तथ्य उत्पन्न हुए हों। Thus, the decision of Supreme Court are binding upon all the courts of India, and decision of the High Court are binding upon the subordinate court। ठीक है, तो एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं वो पूरे भारत में सभी कोर्ट्स के ऊपर बाध्यकारी होता है। हाई कोर्ट द्वारा दिए गए जो डिसीजंस होते हैं वो पर्टिकुलर स्टेट जहाँ की वह हाई कोर्ट है, उन सभी सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऊपर वह बाध्यकारी होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक हाई कोर्ट का जो डिसीज़न है प्रेसिडेंट की फॉर्म में वो दूसरे हाई कोर्ट द्वारा भी मान्य हो। जैसे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अगर अपना कोई प्रेसिडेंट रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको बॉम्बे हाई कोर्ट माने। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट उसको देख सकता है, अगर उसे लगता है कि लागू कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो उस चीज़ के लिए मना भी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई प्रेसिडेंट दिया है तो वह पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में सभी कोर्ट्स के ऊपर बाध्यकारी होता है। जो मुस्लिम लॉ है उसमें जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं प्रेसिडेंट की फॉर्म में, उन्होंने प्योर मुस्लिम लॉ से हटकर बहुत सारे बिंदुओं पर अपना एक सप्लीमेंट्री लॉ के रूप में अपना योगदान दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्योर मुस्लिम लॉ है, ठीक है, वो बोलता है कि जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वह मुस्लिम्स में अलाउ नहीं है। लेकिन 1916 में प्रिवी काउंसिल के सामने एक केस आया था। केस का नाम था हमीरा बीवी वर्सेस जुबेदा बीवी। इस केस में जो पक्षकार थी उनकी मेहर का भुगतान नहीं किया गया था, तो मेहर के भुगतान के लिए उन्होंने कोर्ट गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि जो मेहर है, जो बकाया मेहर है जिसका कि भुगतान नहीं किया गया है, मेहर के साथ साथ उन्होंने उस मेहर की जो रकम थी उसके ऊपर पक्षकार को ब्याज, इंटरेस्ट का भी भुगतान करने को कहा गया था। तो जो प्योर मुस्लिम लॉ है वो ब्याज के लिए मना करता है, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, उससे हटकर अपना एक डिसीज़न दिया। तो जो सब्सिक्वेंट केसेस थे उसमें भी इस चीज़ को माना गया प्रेसिडेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने प्योर मुस्लिम लॉ से हटकर अपना डिसीज़न दिया था। नेक्स्ट इसमें आता है लेजिस्लेशन, विधायन। भारतवर्ष में जो मुस्लिम्स हैं वो अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशन से
गवर्न होते हैं, चाहे फिर वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो या फिर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया हो। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि बाद में बने, जिनमें से कुछ हैं रिलीजियस टॉलरेशन एक्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1850, द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, द मुसलमान वर्क वैलिडेशन एक्ट 1913, अगेन द मुसलमान वर्क वैलिडेशन एक्ट 1930, पहले वाला 13 का था, ये 30 का है। वक्फ एक्ट 1954, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, द शरीयत एक्ट 1937, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एक्ट उन्होंने हमारे जो लेजिस्लेचर है उसने पास किया था। और 1986 में जो मुस्लिम महिला थी जिसके कि डिवोर्स से संबंधित मामलों में अधिकारों की रक्षा के लिए एक एक्ट पास किया गया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी न्याय बनाने वाली जो इकाई है, चाहे वह पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा जो भी लेजिस्लेशन पास किया जाता है वह भी मुस्लिम विधि में स्रोत का काम करता है। लास्ट हमारा आता है फोर्थ, न्याय साम्य और सद्विवेक। न्याय साम्य और सद्विवेक भी मुस्लिम विधि में एक स्रोत के रूप में समझे जा सकते हैं। सुन्नी स्कूल का जो सब स्कूल है हनफी, उसके जो फाउंडर थे अबू हनीफा ने भी अपने शब्दों से स्पष्ट किया था कि किसी भी विशेषवाद की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उदार अन्वयन, जिसको कि लिबरल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या विधि शास्त्रीय अधिमान ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस के द्वारा जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, वो सादृश्य मतलब एनालॉजी पर आधारित जो विधि है उसको अपास्त सेट असाइड कर सकते हैं। मीन्स अगर उनको किसी पहले जो डिसाइडेड कोई मामला है, ठीक है, उसको वह फॉलो नहीं कर रहे और अपने न्याय साम्य और सद्विवेक के आधार पर वो एक नए नियम का या नए कानून का निर्माण करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो पुराना लॉ है उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान समय के अनुसार वह उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने केस देखा था हमीरा बीवी वर्सेस जुबेदा बीवी, इसमें भी जो प्रीवी काउंसिल ने जो अपना डिसीजन दिया था वह न्याय साम्य और सद्विवेक के आधार पर ही दिया था, जबकि आपका जो डिसाइडेड लॉ है वो कह रहा है कि आप ब्याज अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में जो कोर्ट है उसको लगा कि नहीं, ब्याज मिलना चाहिए, तो उन्होंने जो आपका पहले से जो लॉ है, विद्यमान विधि है, उससे हटकर न्याय साम्य और सद्विवेक के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना एक नया आयाम, नया इंटरप्रिटेशन पेश किया। जो मुस्लिम विधि में इस तरीके के जो सिद्धांत होते हैं उसे इस्तिहसन कहा जाता है। तो जो इस्तिहसन है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समर्थन, उसका अनुवाद उदार अन्वयन, जिसको उसके लिबरल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, या विधि शास्त्रीय अधिमान आपका ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस के रूप में भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे मुस्लिम विधि के स्रोत ख़त्म होते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स में दो संप्रदाय हैं, दो स्कूल्स हैं, एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं, अभी जो हमने जितने भी सोर्सेस पढ़े हैं वह उन सभी स्रोतों को मान्य करते हैं, चाहे वो प्राथमिक स्रोत हो या वह द्वितीयक स्रोत हो। लेकिन जो शिया संप्रदाय है, शिया संप्रदाय सभी स्रोत को नहीं मानता है, वो सिर्फ तीन ही तरीके के स्रोतों को मानता है, जिसमें है पहला कुरान, दूसरा है सुन्नत और अहदीस, और तीसरा है इज्मा। ठीक है, सुन्नियों के तरह ही जो शिया है वो मुस्लिम विधि में जो कुरान है उसको प्रधान और प्रथम स्रोत मानते हैं। शिया लोग उसी जो सुन्नत और अहदीस है सिर्फ उसी को प्रमाणिक मानते हैं जो कि पैगंबर साहब या उनके वंशजों द्वारा दी गई है,
क्योंकि वे इस संबंध में बहुत ही कट्टर हैं। उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जो कि स्वयं पैगंबर साहब ने या फिर उनके वंशजों ने कही। इसी कारण जो शिया संप्रदाय है, जो शिया स्कूल है, उसमें जो अहदीस हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। जब कभी भी कुरान और अहदीस से आपस में कोई सहायता नहीं मिलती है किसी भी बिंदु पर, तब ये लोग जो शिया लोग हैं तर्क का सहारा लेते हैं। शिया जो संप्रदाय के लोग हैं वो जो कयास है उसको मान्य स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो शिया संप्रदाय के लोग हैं वह मूल रूप से कुरान, द सुन्नत और अहदीस और इज्मा, इन 3 ही स्रोतों को मूल रूप से मान्यता प्रदान करते हैं। इसी के साथ हमारा जो मुस्लिम विधि के स्रोत है ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।